अल कायदा के आतंकियों ने गोली चलाई तो दुनिया भर के निशाने पर ओसामा बिन लादेन आ गया। इराक में जब भी गोली चली तो दुनिया ने सद्दाम हुसैन को ही कोसा। लेकिन क्या ये कोई जानता है कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई बागी गोली चलाता है और उस गोली पर अगर सरकारी मोहर नहीं लगी होती तो ये मान लिया जाता है कि उस गोली के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, विक्टर बाउट। विक्टर बाउट सिर्फ वादिम मार्कोविच अमीनोव उर्फ विक्टर बुलेटिन उर्फ विक्टर अनातोलिएविच उर्फ विक्टर बर्ड उर्फ बोरिस और भी ना जाने कितने उर्फ वाला ही शख्स दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है दोस्तों, जो इस वक्त अमेरिका के इलिनॉइस के फेडरल जेल में सजा काट रहा है। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा शख्स है जिसे अपने कानून की हथकड़ियों में जकड़ने के लिए अमेरिका ने पूरे 4 साल इंतजार किया। लेकिन कैसे एक आदमी को उसकी जिंदगी ने दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की कतार में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। सोवियत मिलिट्री का एक ट्रांसलेटर सोवियत संघ के टूटने के बाद फौज की नौकरी छोड़कर एक कारोबारी बना और उसका हथियारों का कारोबार दुनिया में इस कदर फैला कि उसे दुनिया में मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत के सौदागर के नाम से एक नई और अजीबोगरीब पहचान मिली। हमेशा से रहस्य के पर्दे में रहने वाला विक्टर बाउट असल में कहां पैदा हुआ, इसको लेकर भी दुनिया पूरे सच नहीं जानती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मौजूद दस्तावेजों पर यकीन किया जाए तो विक्टर बाउट की पैदाइश आज के तजाकिस्तान में 13 जनवरी 1967 की है, जबकि कुछ खुफिया विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि वो मूल रूप से यूक्रेन का है। जब उसकी पैदाइश को लेकर इतने सवाल हैं तो बाकी की जिंदगी के बारे में दुनिया कितना सच जानती होगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बाउट ने सोवियत सेना में एक दोभाषीय के तौर पर काम किया और उसकी रैंक लेफ्टिनेंट की थी। फिर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही विक्टर बाउट ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंचने के बाद सेना को छोड़ दिया और अपना खुद का एयर फ्रेट का कारोबार शुरू कर दिया, यानी हवाई रास्ते में माल ढुलाई का कारोबार। हालांकि विक्टर बाउट के बारे में कहा जाता है कि उसने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग ली बल्कि कई ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया। जब विक्टर ने अपना काम शुरू किया तो उस वक्त उसके पास एंटोनोव AN-8 सीरीज के 4 ही विमान थे। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि विक्टर ने अफ्रीकी देश अंगोला से अपना कारोबार की शुरुआत की, जहां सिर्फ रूसी विमान को ही लैंड करने की इजाजत थी। विक्टर बाउट की कंपनी दुनिया में इकलौती कंपनी थी जो फ्रांस की सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी कंपनियों के लिए फूल, फ्रोजन चिकन और फ्रांसीसी सैनिकों और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के लिए सप्लाई का काम करती थी। इसलिए उस दौर में बाउट को एक नाम दिया गया था, सैंक्शन बाउट, यानी पाबंदियों को तोड़ने वाला। इसी दौरान विक्टर बाउट ने महसूस किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अचानक हथियारों की मांग बढ़ रही है, खासतौर पर अंगोला, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब विक्टर बाउट 1990 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के साथ काम कर चुका था, लिहाजा उसे पता था कि रिबेलियन ग्रुप्स तक कैसे हथियार पहुंचाए जा सकते थे। हालांकि विक्टर ने इससे पहले कभी ये कोशिश नहीं की थी, मगर उसे इसका रास्ता पता था। ये 1994 का साल था। उसके बाद विक्टर बाउट ने अफगानिस्तान में तालिबान से पहले नॉर्दर्न अलायंस को हथियारों की सप्लाई की थी और नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के साथ उनके बेहद नजदीकी ताल्लुकात बन गए थे। इसी बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भनक लग चुकी थी कि नॉर्दर्न अलायंस के हथियारों की सप्लाई करने वाला कोई सोवियत संघ का ही कारोबारी है, क्योंकि CIA की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में मिले हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए जिस कंपनी का जिक्र किया गया था वो विक्टर बाउट की ही कंपनी एयरसस थी। लेकिन साल 2000 में विक्टर बाउट का नाम पहली बार यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि साल 1996 से 98 तक बुल्गारिया की कंपनी के बने हथियारों की स्मगलिंग की जा रही है और इस स्मगलिंग के लिए कोई और नहीं बल्कि विक्टर बाउट और उसकी कंपनी जिम्मेदार है। और जिन हथियारों की सप्लाई विक्टर बाउट कर रहा है उसका इस्तेमाल अंगोला में विद्रोहियों के गुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध के हालात बन गए। इसके बाद विक्टर बाउट का नाम तेजी से लाइबेरिया के गृह युद्ध के समय उछला, क्योंकि कहा जाने लगा कि लाइबेरिया तक पहुंचे तमाम हथियार किसी और ने नहीं बल्कि विक्टर बाउट के जरिए लाए गए। इसके बाद तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां विक्टर बाउट के पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। लॉर्ड ऑफ गन। साल 2001 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने धावा बोला था, उसी टाइम विक्टर बाउट मॉस्को में नजर आया था और अमेरिका के इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया था। उसने कहा था कि उसकी कंपनी के जहाजों ने अफगानिस्तान की लगातार उड़ान भरी, मगर उसके अल कायदा और तालिबान के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वही दौर था जब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। अफगानिस्तान में विद्रोही गुट यानी नॉर्दर्न अलायंस को हथियारों की सप्लाई किसी और ने नहीं
बल्कि विक्टर बाउट ने ही पहुंचाई थी। इसके बाद तो विक्टर बाउट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विक्टर बाउट ने अफगानिस्तान में तमाम विद्रोही गुट, आतंकी गुटों को बेहिसाब हथियारों की सप्लाई की। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जिस वक्त अमेरिकी फौज वहाँ तालिबान और आतंकियों के साथ जूझ रही थी, उस दौर में अलकायदा ने बात साफ कर दी थी कि अफगानिस्तान का सारा सोना और सारी नकदी देश के बाहर विक्टर बाउट के जरिए निकली है। साल 2000 के बाद तो विक्टर बाउट बेलगाम हो गया और उसने अफ्रीका में तमाम विद्रोही गुटों को हथियार की सप्लाई तेज कर दी। इस दौर में विक्टर बाउट की हथियार सप्लाई का आलम ये था कि उसने कम से कम 300 से ज्यादा नए कर्मचारियों की भर्ती की और 40 से 60 नए जहाज खरीदे। 2006 में लेबनान युद्ध के समय विक्टर बाउट को हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था। जिस वक्त हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी, उस वक्त विक्टर बाउट मॉस्को में था। इसके बाद विक्टर बाउट को लीबिया में भी देखा गया था, जहां लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह तेजी से भड़क रहा था और 2011 आते आते मोहम्मद गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने 2003 में इस बात के संकेत दिए थे कि विक्टर बाउट इन दिनों लीबिया के चक्कर लगा रहा है और लगातार लीबिया की खुफिया एजेंसी के प्रमुख मूसा खान से मुलाकात कर रहा है। जाहिर है कि बेमतलब तो विक्टर बाउट कहीं जाता नहीं और उसके बाद के ही सालों में लीबिया में विद्रोह भड़का था। विक्टर बाउट कहीं भी टिक कर नहीं रह रहा था। वो लगातार एक देश से दूसरे देश घूम रहा था, नई नई कंपनियां खोल रहा था, नए नए जहाजों खरीद कर अपने कारोबार को बढ़ा रहा था। लिहाजा अमेरिका और दुनिया की दूसरी एजेंसीज को उसके खिलाफ मामला दर्ज करने में दिक्कत हो रही थी। माना जाता है कि साल 2000 से लेकर 2007 तक विक्टर बाउट बेल्जियम, लेबनान, रवांडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में अपने ठिकाने बनाता रहा और इन्हीं देशों में उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया। इनमें से दक्षिण अफ्रीका और यूएई को छोड़कर बाकी सभी देशों में जमकर विद्रोही गुटों की खूनी हरकतें होती रही और दुनिया इंसानियत को लहूलुहान होते देखती रही। 6 मार्च 2008 को विक्टर थाईलैंड में बैंकॉक में रॉयल थाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और फरवरी 2009 में थाईलैंड सरकार ने तमाम कायदे कानून के तहत विक्टर बाउट को अमेरिका के हवाले कर दिया। उसके बाद से विक्टर बाउट अमेरिका के कानून की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। नवंबर 2011 में मैनहट्टन की जूरी ने अमेरिकी कानून के तहत विक्टर बाउट को अमेरिकी नागरिकों की हत्या कराने का दोषी पाया और अप्रैल 2012 को विक्टर बाउट को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका में हथियारों की सप्लाई की साजिश रचने के लिए कम से कम इतनी सजा तो मिली सकती है। बाउट पर यही इल्जाम लगा कि उसने अमेरिकी नागरिकों की हत्या के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि विक्टर बाउट ने अपनी सजा के खिलाफ इस तर्क के खिलाफ आवाज उठाई कि अमेरिका में हथियारों का खुला बाजार है, इस लिहाज से वहां हथियार बेचने वाले हर दुकानदार को सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसकी दलील नहीं सुनी गई। विक्टर बाउट के बारे में एक बात और भी ज्यादा मशहूर है। इन दिनों दुनिया भर की जेलों में जो सबसे अमीर लोग बंद हैं, उनमें भी विक्टर बाउट का नाम सबसे ऊपर कतार में लिखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक विक्टर बाउट ने हथियारों की स्मगलिंग से करीब 6 अरब डॉलर्स की दौलत इकट्ठा की है। यानी इस रकम को भारतीय रुपए में लिखें तो 455 बिलियन 282 मिलियन 400,000 रुपए होते हैं। इतनी रकम बैठती है, यानी इतने जीरो जिसे गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए। इसी बीच साल 2020 में रूस ने इस संभावना को तलाशना शुरू कर दिया कि कैदियों की अदला बदली के रूप में क्या विक्टर बाउट को अमेरिकी जेल से रूस लाया जा सकता है, क्योंकि रूस इस बात के लिए राजी हो गया था कि विक्टर बाउट के बदले वो अमेरिकी मरीन पॉल व्हेलन को छोड़ सकता है। फिलहाल तो रूस का ये प्रस्ताव अमेरिका ठुकरा चुका है, क्योंकि अब इस मामले ने सियासत की दहलीज पर कदम रख दिया है। बहरहाल मौत के सौदागर के नाम से मशहूर हो चुका विक्टर बाउट दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का स्मगलर माना जाता है और इस टाइम वो अमेरिका की जेल में बंद है। और विक्टर बाउट को लेकर रूस भी चुप नहीं बैठा हुआ है। इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में जूझ रहा रूस कोई ना कोई रास्ता निकालने की फिराक में है, ताकि अपने विक्टर बाउट को वापस वो अपने पास ला सके। ऐसे मामला और भी ज्यादा दिलचस्प और रोचक हो जाता है। एक ख्याल ये भी जहन में आता है कि कहीं इस लॉर्ड ऑफ वॉर की वजह से ही तो ये जंग नहीं छेड़ दी गई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।